Hello everyone and welcome back to the channel. So today we will see microbial growth. माइक्रोबियल ग्रोथ देखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ग्रोथ होती क्या है. ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, पॉपुलेशन या फिर सेल साइज. मतलब अगर मेरे पास कोई सेल है, अगर उसका नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब वो 1 से 2 या फिर 1 से 4 में डिवाइड हो रहा है, मैं उसको सेल ग्रोथ बोलूँगी. और अगर मेरा सेल जो पहले छोटा था और उसकी मास इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मास वो उसका सेल इंक्रीज हुआ है, तो भी उसको हम ग्रोथ बोलेंगे. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड रिप्रोड्यूस व्हेन प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा आर गिवन, दे बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव. अब हमने माइक्रोबियल ग्रोथ पढ़नी है. अब माइक्रोब का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत माइन्यूट होते हैं, जिनका साइज नैनोमीटर्स में या फिर माइक्रोमीटर्स में होता है, और उनकी ग्रोथ वो आखिरकार कैसे अपने सेल में नंबर को चेंज करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर अपने सेल को कैसे वो इंक्रीज़ करते हैं. तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो और रिप्रोड्यूस दोनों करता है जब उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसके खाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, उसके एनवायरमेंटल कंडीशंस और टेम्परेचर. अब जब ये 3-4 चीज़ें जब ऑप्टिमम हो, तब एक जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ होती है और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है. मेटाबॉलिज्म उसका जो है वो एक्टिव होता है. मतलब मेटाबॉलिज्म जो है वो जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से मिलकर बनता है, मतलब चीज़ों की ब्रेकडाउन और फिर उसकी फर्दर यूज़ होता है ग्रोथ में, वो सारा मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है. अब जो ग्रोथ है उसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं. ग्रोथ या तो इंक्रीज इन सेल नंबर हो सकती है या फिर इंक्रीज इन सेल साइज हो सकती है. व्हेन रिप्रोडक्शन बाय बडिंग और बाइनरी फ्यूजन, जब हमारा माइक्रोब या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बडिंग या फिर बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवाइड होता है, मतलब एक मदर सेल जो आगे 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, तब हम उसे बोलते हैं इंक्रीज इन सेल नंबर. पर जब हमारा जो सेल है, द न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस बट नॉट अकम्प्लिश्ड बाय सेल डिवीजन. जब एक सेल की न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाए, पर उसकी साइटोप्लाज्म की साइटोकाइनिस जैसे कि मतलब उसकी कैरियोकाइनेसिस हो जाए, पर उसकी साइटोकाइनेसिस ना हो, सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइड करे, जिसकी वजह से उसका जो सेल साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए, उसको हम बोलेंगे इंक्रीज़ इन सेल साइज़. और अब माइक्रोब की अगर माइक्रोब की ग्रोथ देखनी है तो उसमें कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि है जनरेशन टाइम. अब जनरेशन टाइम को अगर हम ऐसे नॉर्मल ह्यूमंस में देखें तो जनरेशन का मतलब क्या होता है, पहले हमारे फोर फादर्स थे, फिर हमारे फादर्स आए, फिर हम आए, मतलब जनरेशन, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चेंज. जनरेशन का मतलब ये होता है. और जनरेशन टाइम, इसका मतलब क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सेल टू डिवाइड इज़ कॉल्ड जनरेशन टाइम. मतलब एक जो सेल है उसको कितना टाइम लगा उसकी एक से फर्दर 2 कॉपीज़ बनाने में, ये जो टाइम लगा, टाइम गैप, इसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम. ठीक है. जो हमारे कुछ इंडस्ट्रियली या फिर फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि ई कोलाई, जिसे हम एसर्शिया कोलाई कहते हैं, उसका जनरेशन टाइम 20 मिनट्स होता है. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का 27 to 30 मिनट्स के आसपास. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का अप्रॉक्स 18 डेज. मतलब ये देखो इसकी ग्रोथ कितनी रैपिड है और इसकी ग्रोथ कितनी स्लो है. अब आगे द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जनरेशन टाइम. अब क्यों और कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे हमारा जनरेशन टाइम है वो डिपेंड करता है. इट इज़ टेम्परेचर, फूड क्वालिटी एक्सेट्रा. अब टेम्परेचर कैसे, जैसे मान लो अगर कोई मेरा एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एक मेरा ऑर्गेनिज्म है, उसको अपनी ग्रोथ के लिए 25 to 30 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, पर जो मैं उसे टेम्परेचर दे रही हूँ वो अब 30 डिग्री है या फिर बिलो 25 डिग्री, तो इन दोनों केस में ही मेरा ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं करेगा. वो अपने नॉर्मल अडेप्टिव टेम्परेचर में ही ग्रो करता है, ऐसे वो ग्रो नहीं करता. नंबर 2 है फूड क्वालिटी. फूड क्वालिटी का मतलब कि वो हम उसे न्यूट्रिएंट्स दें जिनको वो आसानी से ब्रेक डाउन करके अपना मेटाबॉलिज्म चला सके. अगर हम उसको कुछ कॉम्प्लेक्स फूड दे देंगे तो उसको ब्रेक डाउन करने में सारी उम्र, सारी ज़िंदगी व्यतीत हो जाएगी, तो वो अपनी रिप्रोडक्शन के बारे में कभी सोचेगा ही नहीं, सिर्फ वो अपना खाना ही उससे निकाल पाएगा. जैसे कि ग्लूकोज जो है वो एक अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का. अगर हम हमारे मीडियम में ग्लूकोज देंगे तो वो उससे जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा, वेयर एज हम कोई और कॉम्प्लेक्स उसे कार्बोहाइड्रेट का सोर्स अगर ना दें तो. अब ये देखो, ये एक डायग्रामेटिक व्यू है जिसमें हमने जो हमारे सेल्स हुए हैं उनका नंबर लिखा है और जितनी जनरेशन्स हुई हैं उसका नंबर लिखा है, और इसकी हमने एक्सपोनेंशियल वैल्यू की टर्म में भी लिखा है.
ठीक है। देखो पहले नंबर ऑफ सेल यहाँ पे 1 थी तो हमने 1 लिखा। आफ्टर फर्स्ट जनरेशन, जब एक जनरेशन होगी उसके बाद जो हमारा सेल है उसका नंबर डबल हो गया, उसका नंबर 1 से 2 हो गया और हमारी फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी। ठीक है। और जब हमारी सेकंड जनरेशन हुई, मतलब ये हम सेकंड जनरेशन में आए, तब हमारे सेल जो 2 थे उसका 2 की जगह अब वो 4 हो गए, मतलब इसका फिर से डबल हो गया, 4 हो गए। अब जो हमारे सेल यहाँ पे 4 थे वो आगे थर्ड जनरेशन में 8 हो जाएंगे, ऐसे 8 हैं वो 16 हो जाएंगे, 16 जो आगे 32 हो जाएंगे, ऐसे करके हमारा ये चलता जाएगा। और इसकी जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू का मतलब होता है 2 इन द पावर ऑफ जनरेशन। ठीक है। एक्सपोनेंशियल वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड एज 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ जनरेशन। मतलब अगर हमें किसी भी हमारे माइक्रोब की ग्रोथ निकालनी है या फिर उसके नंबर ऑफ सेल्स निकालने हैं, तो अगर हमें ये पता हो कि वो कौन सी जनरेशन में है, और तो हम आसानी से उसका सेल काउंट निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ऑर्गेनिज्म 10th जनरेशन में है तो हम उसका सेल काउंट निकाल सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 10 करके। ठीक है। जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा सेल का नंबर। अब यहाँ पे देखो 2 रेज़ टू पावर 3 थी, 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम देखेंगे तो हमारा आंसर 8 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब हमारा आंसर 8 आ गया, तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है। अब माइक्रोब की अगर हमने ग्रोथ देखनी है तो उसमें सर्टेन स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस इन द माइक्रोबियल ग्रोथ, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। अब इन चारों की जो डिटेल में है वो नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।